ठीक है, तो हम लोग आज अपनी 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 अगली क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आज हम जो प्रवाल और प्रवाल भित्तियां या फिर कोरल्स एंड कोरल रीफ पढ़ेंगे, है ना। रीफ्स पढ़ेंगे। भित्ति का मतलब दीवार होता है, दीवार से है ना। महासागरीय पारितंत्र में, है ना, जो ओशनिक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? कोरल्स हैं, है ना। कोरल्स नहीं होंगे तो बहुत सारे जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो एक ग्राफ है ना, ग्राफ कहेंगे या चार्ट है, फ्लो चार्ट है, वो नहीं बन पाएगा, है ना, वो नहीं बन पाएगा। अभी हम समझेंगे ये है क्या, प्रवाल क्या होता है, मूंगे क्या होते हैं ना। प्रवाल को क्या बोला जाता है? मूंगा बोला जाता है। सुना होगा आपने ये नाम, मूंगा, है ना। तो मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान भी बोलते हैं, है ना। मूंगे की चट्टान भी बोलेंगे। अब देखिए प्रवाल क्या होता है, मूंगे, ठीक है, मूंगा क्या होता है, और मूंगे से बनी एक चट्टान होती है जिसे मूंगे की चट्टान कहा जाता है। इसी को प्रवाल भित्ति भी बोलेंगे। वो जो चट्टान है वो दीवार नुमा आकृति का हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रवाल भित्ति। अभी देखेंगे आगे हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए जो प्रवाल है ना, वो लाखों करोड़ों की संख्या में किसी महासागर के किसी एक क्षेत्र में पाए जाएंगे, है ना। कई जगह पाए जा सकते हैं लेकिन इकट्ठा होते हैं, है ना। तो किसी एक क्षेत्र में लाखों करोड़ों की संख्या में ये प्रवाल पाए जाएंगे। ये जो प्रवाल होते हैं ये इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत होता है। आप देखिए ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, है ना। ये प्रवाल होते हैं। ये जो प्रवाल है ना, प्रवालों के साथ में जो है वो जूजेंथला पाया जाता है ना। हरे लाल हरे नीले शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल जिसे विशेष तौर पर जूजेंथला, है ना। जूजेंथला जो है वो इसके पूरक के रूप में होता है। इसके पूरक के रूप में मतलब जो प्रवाल होता है, प्रवाल के पूरक के रूप में शैवाल पाए जाते हैं। इन्हीं शैवालों को मछलियां खाती हैं और जिन क्षेत्रों में शैवाल की अधिकता होती है उन्हीं क्षेत्रों में क्या होगा? मछलियों की अधिकता होगी। आपने न्यू फाउंडलैंड का नाम सुना होगा। न्यू फाउंडलैंड में क्या है? वहां पर टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होता है। मतलब गल्फ स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम से आकर एक नई जलधारा, ठंडी जलधारा मिल रही होती है, लेब्राडोर। वहां पर जब मिलती है तो टेम्परेचर बहुत ही मतलब कि बहुत सामान्य हो जाएगा, ना तो बहुत गर्म होगा ना बहुत ठंडा होगा। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा? लाल हरे नीले शैवाल पाए जाएंगे और शैवाल जो है वो प्रवालों के साथ में पाए जाते हैं ना, एक दूसरे के पूरक के रूप में। जैसे कोरल्स हैं, कोरल्स मतलब प्रवाल हैं। प्रवालों को क्या चाहिए होता है? प्रवालों को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ये खुद तो कर नहीं पाते, तो इनके स्थान पर जो शैवाल इनका फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड कहेंगे यहाँ पर, जो उसके साथ में रहता है, उसके साथ में रहकर उसका खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण चूंकि कोरल्स को चाहिए होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण उनके जगह पर शैवाल करते हैं, ठीक है। वो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उनको प्रवालों तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। और जो शैवाल हैं, है ना, जो ऊपर क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो लाल हरे नीले है ना, ये कलरफुल जो है इन्हें शैवाल बोलते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? शैवाल। और जो बाकी नीचे का हिस्सा है ना, इसको क्या बोलेंगे? प्रवाल। तो मान लीजिए ये कोई प्रवाल है और इसके ऊपर कुछ ऐसा शैवाल है, ठीक है, शैवाल। तो शैवाल और प्रवाल। और ये जो ऊपर का क्षेत्र है ना, इन्हें मछलियां खाती हैं। मछलियों का भोजन होता है, छोटी मछलियों का भोजन, ठीक है, छोटी मछलियों का भोजन ये लाल हरे नीले शैवाल होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। ये जो शैवाल है ना, इसका मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो है जूजेंथला, जूजेंथला, है ना, जूजेंथला होगा। इसी को क्या बोलते हैं? ये हो गया प्रवाल आपका। और प्रवाल के सहजीवी के रूप में कौन पाया जाता है? शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। ये शैवाल हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रवाल या कोरल्स फोटोसिंथेसिस शैवाल के साथ पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं, जिसे जूजेंथेला कहा जाता है। कोरल, अब देखिए कोरल या मूंगा प्रवाल
भित्तियों के लिए मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट संरचना का निर्माण करते हैं। हालांकि अभी इसको हम देखते हैं अभी, है ना। अभी हमने क्या बात किया था कि जो कोरल्स हैं या प्रवाल हैं वो शैवाल के साथ सहजीविता का संबंध होता है, उनका एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर कोई, अच्छा एक चीज और, जो यहाँ पर शैवाल हैं अब उन्हें क्या चाहिए होता है ना। मैंने प्रवाल की बात की, तो प्रवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपनाता है, वो कर नहीं पाता तो वो किसके माध्यम से, शैवाल, प्रवाल जो है वो शैवालों से क्या लेगा, प्रकाश संश्लेषण, है ना, सूर्य के किरणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपनाएगा। ठीक है, कौन, शैवाल के माध्यम से। ठीक है, शैवाल के माध्यम से जो प्रवाल है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मिलती है, और जो प्रवाल हैं वो क्या दे देते हैं, है ना। मैंने बताया सहजीविता का संबंध, मतलब कुछ ऐसा जो है वो शैवाल प्रवाल को दे रहे होंगे और कुछ ऐसा है जो प्रवाल शैवाल को दे रहे होंगे, तभी तो एक दूसरे के साथ ये जीवित रहते हैं। तो जो प्रवाल है वो शैवाल को, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, या फिर जो भी उसकी आवश्यक वाले जो पोषक तत्व हैं, ग्रीन, हरे, लाल, हरे, नीले, पीले जो शैवाल होते हैं उनके लिए जो आवश्यक तत्व है वो प्रवाल दे देता है। तो ये सहजीविता का संबंध हो जाता है इनका। ठीक है, होता क्या है कि अब आगे देख लेते हैं, जब महासागर की सतह एक सीमा से अधिक अगर गर्म हो जाता है तो कोरल जुजेंथला को बाहर निकाल देता है ना। होता क्या है कि जो प्रवाल है ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें एक नियमित टेम्परेचर ही चाहिए होता है। नियमित मतलब एक सीमा का ही टेम्परेचर चाहिए, बहुत ना ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम, लगभग 20 से 24 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। कितना, 20 से 24 डिग्री, है ना। अगर हम तापमान की बात करें, गर्म होने की बात करें, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, लगभग 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा, जब भी टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन की घटना देखी जाएगी। समझ रहे हैं, होता क्या है कि जब ज्यादा गर्म होगा, महासागरों का तापमान ज्यादा हो जाएगा, वहां पर जल ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ये जो शैवाल होते हैं ना, शैवाल और प्रवाल, तो प्रवाल जो है वो शैवालों को अपने से बाहर छुड़ाने लगता है। समझ रहे हैं, और इसी घटना को प्रवाल विरंजन कहते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, समझ रहे हैं, मृत अवस्था में रहेंगे। तो होता क्या है कि जो प्रवाल होते हैं ना, प्रवाल मेन जो सेगमेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करता है, सेक्रेशन करता है, और उससे जब कोरल्स, मतलब जो शैवाल हैं जो लाल, हरे, नीले, पीले रंग के हैं, है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनको जब वो अलग कर देता है तो जो प्रकाश, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक प्रवाल होगा, तो वो प्रवाल जो है वो निष्क्रिय अवस्था में वो भी हो जाएंगे, और जब निष्क्रिय अवस्था में हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो लगातार एक ही जगह पर इकट्ठा होते जाएंगे परतनुमा रूप में, और धीरे धीरे करके वो काफी इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, काफी इकट्ठा हो जाएंगे, और इससे एक दीवाल नुमा आकृति का निर्माण होगा, है ना, दीवाल नुमा आकृति का निर्माण होगा। ये देखिए यहां पर बताया था वो चीजें, आप देख लीजिएगा आगे, है ना, तो निर्माण होगा। भारत में अगर प्रवाल की बात करें तो जो भारत में अगर प्रवाल देखें तो भारत में जो प्रवाल है वो 4 जगहों पर पाया जाता है। लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है ना, मन्नार की खाड़ी यहां पर होगा, पाक की खाड़ी यहां पर होगा, ठीक, और कच्छ की खाड़ी भी यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये एरिया है जहां पर भारत में कोरल रीफ पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कहां पर कितना क्या है। भारत में प्रवालों की स्थिति के पर देखें तो भारत में भी कई जगहों पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां, मतलब प्रवाल भित्तियों का मतलब जो प्रवाल विरंजन के फलस्वरूप कोरल ब्लीचिंग हो रहा होगा,
दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होंगे, निष्क्रिय अवस्था में होंगे, और निष्क्रिय अवस्था में जो प्रवाल होता है, जो मेन जो कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करता है, सेक्रेशन करेगा, वो पर्तनुमा आकृति ऐसे ऐसे पर्त रूप से एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमते जाएंगे, और जमने के फलस्वरूप एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि वो महासागरीय धरातल या तल जो है, समुद्र तल है, उसे ऊपर उठ जाए, जल स्तर जो है उसे ऊपर उठ जाए और ऊपर द्वीप के रूप में दिखाई देने लगे। आपने लक्षद्वीप देखा है, लक्षद्वीप का नाम सुना है, जो भारत का लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है ना, वो पूरे तरीके से प्रवाल भित्ति है और वो एक द्वीप नुमा की आकृति पर बना है ना। समुद्र से, समुद्र के जलस्तर से 4-5 मीटर ऊंचा ही है और उस पर लोग बसे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो जो अंडमान वो लक्षद्वीप है वो पूरे तरीके से मूंगी की चट्टान पर बसा हुआ है ना। देखिए कितना है, अगर प्रवाल भित्तियां देखें तो भारत के क्षेत्र में देखेंगे तो 3062 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कई प्रवाल प्रजातियों को बाघों के समान ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अब आपको होमवर्क है आपका कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, तो इसके मुख्य मुख्य प्रावधान क्या है, इसमें कितनी सूचियां बनाई गई हैं। अगर अनुसूची 1 है तो अनुसूची 1 का मतलब क्या होता है, अनुसूची 2 है तो उसका मतलब क्या है, और अनुसूची 3 है तो उसका क्या मतलब है। ये आपका अपना होमवर्क है ना। और वो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इसका क्या मतलब है, कुछ मुख्य प्रावधान आप उसमें लिखिएगा। तो होता क्या है ना कि अगर आप कमेंट में बॉक्स में अगर अपने आंसर्स लिखते हो तो एक तो क्रॉस चेक हो जाता है, और दूसरी चीज क्या है, जिन्हें नहीं पता होता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत उसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो जैसे हमने वहां पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात की, तो यहाँ पर 2 बातें, अनुसूची 1 की बात आ रही है और दूसरी चीज बाघों की बात भी आ रही है। तो बाघों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अनुसूची 1 का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि काफी ज्यादा संरक्षण दिया जाता है, उसको प्रायोरिटीज में रखा जाता है, उसको संरक्षित किया जाएगा, है ना। उसके लिए हो सकता है कोई अभियान चलाया जाए, हो सकता है कोई कार्यक्रम चलाया जाए, है ना। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। 1973 में क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। लक्षद्वीप समूह की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में समुद्र तट को घेरने वाली एक मूंगा चट्टान विकसित हुई है जो समुद्र तट के बेहद करीब है, ठीक है। मछलियां, तो मूंगे की चट्टान लगभग 78 अलग अलग प्रजातियां हैं, साथ ही मछलियां, केकड़े, बाइवाल्स, भंगुर, तारे, समुद्री तारे, है ना, समुद्री अर्चन, बहुत सारे ऐसे कछुए, समुद्री हरे कछुए जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कोरल रीफ्स के आसपास जो है काफी रिच इकोसिस्टम पाया जाता है लक्षद्वीप में, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी में पिरोटन द्वीपों और आसपास के 42 अन्य द्वीपों के लिए एक समुद्री अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। इसकी चौड़ाई 58 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 170 किलोमीटर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट टाइपिंग एरर है ना, टाइपिंग एरर है, दोनों जगह चौड़ाई हो गई है। अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 162.89 वर्ग किलोमीटर है। आजाद, पिरोताना, नरारा, पोसिस्टारा और मूंगा में चट्टानें सबसे अच्छी चट्टानों में से एक हैं, ठीक है। मूंगा की चट्टानों में देखें तो मन्नार की खाड़ी में देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य के दक्षिणवर्ती तट पर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी मौजूद है। रामेश्वरम और तूतीकोरिन को जोड़ने वाला 140 किलोमीटर लंबा क्षेत्र वह जगह है जहां पर मन्नार की खाड़ी में चट्टाने जमा है ना, चट्टाने जमा है। यहाँ पाई जाने वाली मूंगों की किस्में किनारे, प्लेटफॉर्म, पैच और फ्रीजिंग प्रकार की हैं। तो आप देख लीजिएगा, है ना, क्या देख लेते हैं, जिनमें कुल 117 विभिन्न प्रकार की मूंगा प्रजातियां शामिल हैं। मंडपम प्रायद्वीप द्वारा मन्नार की खाड़ी से अलग की गई पाक की खाड़ी भारत की दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। लोकेशन आप एक बार विजुलाइज करिएगा, है ना, मैंने बताने की काफी कोशिश की, आप एक बार देख लेंगे तो और भी अच्छे समझ आ जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समेत की बात करें तो लगभग 560 विभिन्न मूंगे की प्रजातियां हैं यहाँ पर, है ना। शंख, व्हेल, डुआंग, खारे पानी के मगरमच्छ, समुद्री सांप, डॉल्फिन, समुद्री कछुए और अन्य समुद्री प्रजातियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे नरम मूंगा, तार मूंगा, बोल्डर मूंगा, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप एक बार
इससे फैमिलियर हो जाइए कि इतनी तरह की प्रजातियां यहाँ पर मूंगे की चट्टानों की पाई जाती हैं, है ना। भैया भारत के सभी प्रवाल भित्तियों में से सबसे बड़ी भित्ति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब एक बात और, यूपीएससी कई बार पूछता है, अब यूपीपीसीएस भी पूछेगा इस बात को, देख लीजिएगा, ठीक है, कि वे कौन सी दशाएं हैं जहां पे जिसकी वजह से प्रवालें पाई जाते हैं, प्रवाल पाया जाएगा। तो प्रवाल पाए जाने के जो है आवश्यक दशाएं क्या होती हैं। एक तो प्रवाल वही उसी महासागर में पाए जाएंगे जहां पर जिसका तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत गर्म। यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय महासागरों में महाद्वीपों के पूर्वी तट के निकट पाए जाते हैं, ठीक है, पूर्वी तट के निकट पाए जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये है कुछ कटिबंध हैं, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि कौन से कटिबंध या रीजन्स हैं, है ना, क्षेत्र हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इसके बीच में जो क्षेत्र है ना उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है ना, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन्स कहा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि उष्ण कटिबंध महासागरों में महाद्वीपों के, ठीक है, तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर जो है, पूर्वी तट पर ये पाए जाएंगे कोरल्स, है ना। प्रवाली जीवों का विकास अति लवणित, मतलब अगर बहुत ज्यादा सैलाइन वाटर होगा ना तो वहां पर भी प्रवाल्स नहीं पाए जाएंगे। लगभग 31 से 37 पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000, मतलब जो लवणता है ना, सैलिनिटी है, उसका मापक होता है पीपीटी, है ना। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000, 1000, तो जो अगर 1000 क्या कहते हैं, मान लीजिए लीटर पानी लिया जाता है तो 1000 लीटर पानी में जो महासागरों में उसमें अगर लवणों की संख्या, मतलब जो नमक है ना उसकी संख्या अगर देखेंगे तो कितना होगा, तो उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो 31 से 37 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना इससे कम, अगर इससे कम भी होगा तभी दिक्कत होगी, है ना, प्रवाल विरंजन हो जाएगा। प्रवालों का विकास वैसे छिछले सागर में अधिक होता है जो पठारनुमा आकृति का होता है, ठीक है। कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है जिससे इसका विनाश हो जाता है, ठीक है। अतः इसी कारण प्रवालों का विकास सतह से काफी दूर होता है, मतलब महाद्वीपों से काफी दूर होगा ना तो वहीं पर प्रवाल पाए जाएंगे, अगर, क्योंकि प्रवाल अवसाद जो है ना वो तटीय क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। प्रवालों के विकास के लिए समुद्र की आदर्श गहराई भी जो है वो भी है कि 45 से 50 मीटर वाली है। इसका विकास उस समुद्री सतह तक होता है जहां प्लैंकटन का विकास होता है, सूर्य की किरणें जहां पर पहुंच पाती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें मैक्सिमम 200 मीटर तक ही पहुंच पाती हैं, और लेकिन अगर आदर्श आइडियल कंडीशन देखें तो वो लगभग 45 से 50 मीटर या 55 मीटर ही होता है जहां पर प्रवाल पाए जाएंगे। क्यों प्रवालों के लिए प्रकाश जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो जो उनके दोस्त है ना शैवाल हैं वो करते हैं, और वो कुछ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उनको कुछ पोषक तत्व मिलता है प्रवालों को, और जो प्रवाल हैं वो कुछ पोषक तत्व उनको प्रोवाइड करते हैं, किसको, शैवालों को, ठीक है। इन जीवों के विकास के लिए प्लैंकटन का विकास अनिवार्य है। प्लैंकटन वनस्पति है जो प्रवाली जीवों का भोज्य पदार्थ है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ग्रेट बैरियर, यहाँ पर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोई कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखेंगे, है ना, पूर्वी क्षेत्र, और ये देखिए कितना अक्षांश, ये लगभग 15 से 20, 10 से 20 डिग्री के आसपास देखेंगे साउथ में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, तो ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई देगा, एक महान बैरियर, मतलब बैरियर रीफ, दीवार भित्ति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ग्रेट बैरियर रीफ है, अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप का रीफ होता है ना। तो ये एक है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। प्रवाल भित्ति की अगर बात करें
तो प्रवाल भित्ति जो है वही है, प्रवाल भित्ति एक प्रकार की समुद्री स्थलाकृति है। यह चूना प्रधान जीवों के स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करने वाले प्रवाल होते हैं उनके मृत कंडीशन मतलब निष्क्रिय कंडीशन होगी, और निष्क्रिय कंडीशन होगी तो उनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण हो रहा होता है वो एक जगह पर स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, स्तरीकृत रूप में जमा होता जाएगा और उससे एक भित्ति का निर्माण होगा। इसमें वही बताया जा रहा है। इससे लैगून का भी निर्माण होता है ना, लैगून का भी निर्माण होगा। प्रवाल भित्ति का विकास मुख्यतः 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य हुआ है, लेकिन कुछ प्रवाल भित्ति मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है और प्लेटों का विस्थापन है। अब आगे देखिए, अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी देखेंगे है ना, थोड़ा सा जल्दी से। प्रवाल भित्तियों के प्रकार, प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति है ना, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल। ठीक, देखिएगा जो तटीय प्रवाल भित्ति है ना वो तटों के किनारे पाया जाएगा है ना, तटों के किनारे। इनकी जो मोटाई होती है लगभग 50 से 55 किलोमीटर मीटर होगी, किलोमीटर नहीं। यहाँ लेगून छिछले होते हैं है ना, और लेगून की सामान्य गहराई 0 से 0.3 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास होगी। और इनका लेगून को वो ये जो है ना, मतलब ये जो लेगून है ना यहाँ पर नौ संचालन हो सकता है, इतनी गहराई तो होती ही है। वोट चैनल कहते हैं, इसीलिए वोट चैनल कहेंगे। लेगून की सतह पर प्रवाली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, इनमें क्ले और मिट्टी का मिश्रण होता है। जीवित प्रवाल भी इस ढाल पर लुढ़क कर नीचे गिरते हैं और मिट्टी के मध्य मिलकर लेगून की सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण लेगून छिछले होते हैं। ठीक है, ये सब आप देखते रहिएगा। ये देखिएगा, ये तटीय कोरल रीफ, कोरल है ना, रीफ है। ये देखिए, ये जो ऊपर आ गया है ना ये सतह पर, ये क्या है, कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ तटीय क्षेत्रों में। अब अवरोधक बैरियर रीफ है ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसी का उदाहरण होगा। ग्रेट बैरियर रीफ इसे बोला गया है। इसका विकास तट के किनारे होता है, लेकिन यह तटीय प्रवाल भित्ति से 3 दृश्य से अलग होता है ना, 3 प्रकार से अलग होगा। जैसे कि प्रवाल की संरचना की मोटाई के आधार पर होगा, यहाँ पर अधिक मोटाई होगी। ये सामान्यतः जो है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सामान्यतः होगा है ना, 50 मीटर से अधिक होगा। इसमें 160 मीटर तक चयनात्मक मोटाई पाई जाएगी। ग्रेट बैरियर रीफ में अधिकतम मोटाई 180 मीटर की है। ठीक है, लेगून भी अधिक गहरे होते हैं। लेगून की गहराई जो है वो 60 मीटर तक पाई जाती है। लेगून क्या होता है आप अगर सोच रहे होंगे है ना, मान लीजिए ये स्थलखंड है, ठीक है, स्थलखंड, यहां पर कोई ये जल महासागरीय जल है और यहां पर एक बैरियर रीफ बनी, एक रीफ बनी। ठीक है, तो होगा क्या कि ये समुद्री जल होगा टोटल, और ये महासागर का कुछ क्षेत्र। इसको बेहतर समझते हैं ऐसे, देखिए ये मान लीजिए महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और यहां से स्टार्ट हुआ महासागर। ठीक है, महासागर। ठीक, मान लीजिए यहां पर कोई कोरल रीफ बन रही है। ठीक है, मूंगे की चट्टान बन रही है, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण हो रहा है और मृत कंडीशन में है, तो ये जमा होते जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड होते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये महाद्वीप रहा और ये महासागर। ठीक है, लेकिन ये बैरियर रीफ जो है चूंकि यहाँ पर बन गई है और ये जल स्तर से ऊपर आ गया है, तो क्या होगा कि इधर का जल स्तर अलग हो जाएगा और इधर का जल जो है अलग हो जाएगा। तो ये जो जल है ना इसी को लैगून बोलते हैं, है ना, इसी को लैगून बोलेंगे। और ये चूंकि इसके नीचे महाद्वीपों का हिस्सा होगा, महाद्वीपीय मग्नठाल होगा, तो बहुत ज्यादा गहराई नहीं होगी, और गहराई नहीं होगी तो वही बात की जा रही है कि लैगून जो है उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये देखिए बैरियर रीफ, यहाँ पे लैगून जो है, लैगून
ये देखिए जो बीच का जल है ना उसको लैगून बोलेंगे, ठीक है। इधर ये क्या है, बैरियर रीफ बन रही है और ये सी है, इसको अलग कर रहा है। विश्व का सबसे लंबा अवरोधक भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, लगभग 1900 किलोमीटर लंबा है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो है न्यू कैलिडोनिया भित्ति है, न्यू कैलिडोनिया भित्ति पाई जाती है, भित्ति है। हाँ देखिए तीसरा जो है एटॉल है। एटॉल मतलब वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल। इनकी इमेज अगर हम देख लेंगे अभी, है ना, देखिएगा एटॉल जो है ना विकास सामान्यतः ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर होता है ना। द्वीपों के किनारे प्रथम दो प्रकार की भित्ति विकसित हुई है, लेकिन वर्तमान समय में द्वीपों के किनारे अधिकतर एटॉल की भित्ति ही पाई जाती है। मान लीजिए कोई द्वीप है, जैसे मान लीजिए कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप या उसको कहेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या है, वो एक ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप होने के कारण उसके चारों ओर क्या होगा, एटॉल का निर्माण होगा, ठीक है। वह वलयाकार भित्ति जो अस्थायी रूप से समुद्र की सतह से ऊपर है, एटॉल के द्वीप के नाम से जाने जाएंगे, है ना। ऐसे द्वीप के आधारभूत चट्टान बेसाल्ट हैं, इनके बारे में आप देखते रहिएगा, देख लीजिएगा, कुछ विशेष नहीं था उसमें। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वलयाकार भित्ति है। ये मान लीजिए कोई आइलैंड है ना जो ज्वालामुखी है, और इसके चारों ओर देखिए क्या है, एक वलयाकार मतलब रिंग नुमा आकृति बनी है, सर्किल है, इसी को एटॉल बोलते हैं, है ना। यहाँ से प्रश्न काफी पूछा जाता है। हाँ समुद्र के बीचों बीच की कंडीशन है। अच्छा देखिए बीचों बीच में नहीं होता मुख्यतः रूप से, लेकिन आइलैंड के आसपास तटों के किनारे देखेंगे तो वहां पर होगा। तटों के किनारे लगभग 50-55 मीटर की गहराई होगी, हाँ थोड़ा सा अंदर, तभी तो लैगून बनेगा वहां पर, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए ये महाद्वीपों का हिस्सा रहा, ये महाद्वीपों का हिस्सा यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये कोरल, ये रीफ बन रही है, ठीक है। ये एक टाइम आएगा कि ये चट्टाने जो है ना लगातार जमती जाएंगी और जमने के बाद ये ऊपर उठ जाएंगी। तो होगा क्या कि जो समुद्र का जल है ना वो इससे अलग हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लैगून बनेगा, इसी को लैगून बोलते हैं, ठीक है। इनकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये देखिए कोरल रीफ, है ना। प्रवाल विरंजन क्या होता है, सरल शब्दों में आपको बताऊं तो वही है कि जो शैवाल हैं, नीले हरे शैवाल हैं, जो ऊपरी हिस्सा होता है और जो निचले हिस्सा होता है उसे प्रवाल बोलते हैं। तो शैवाल और प्रवाल दो चीजें हैं। शैवाल और जब प्रवाल, एक और चीज देखते हैं पहले, जब टेम्परेचर या कोई ऐसा कारण जो प्रवालों के लिए आवश्यक नहीं होता, मतलब उनकी जो आवश्यक दशाओं से बाहर की भी कोई भी चीज होगी, मान लीजिए वहां लवण बढ़ रहा है ना, सैलाइन वाटर ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर कहें कि सैलिनिटी बढ़ रही है, या फिर कहें कि वहां पे अवसाद जमा हो रहा है, या फिर कहें तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो प्रवाल जो है ना वो अपने साथ में जो ऊपर के नीले हरे वाले जो एरिया है ना उसको अलग कर देंगे अपने से। तो जब अलग करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन, है ना। प्रवाल विरंजन मतलब वो अब जो नीले हरे प्रकार के दिखाई देते थे अब वो नहीं दिखाई देंगे, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दिखाई देंगे, है ना। उसी को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन बोलते हैं। बार बार होने वाले विरंजन, जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले चक्रवातों, अब महासागर के अम्लीयकरण जो प्रवाल निर्माण को धीमा करने के अलावा तलछट का विघटन का कारण बनता है, के कारण लक्षद्वीप में प्रवालों को एक साथ 3 बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब लक्षद्वीप में क्या है, एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बढ़ रहा है, वहां का एसिडिफिकेशन भी हो रहा है ना। एसिडिफिकेशन का मतलब हुआ अम्लीकरण हो रहा, है ना, पीएच मान का घटना, और देखें तो अवसादों का भी तलछट हो रहा है। चक्रवात भी आते हैं, तो चक्रवातों से भी जो कोरल रीफ है ना उनको नुकसान पहुंचता है, कोरल्स को नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन में देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन जो है ना एक वैश्विक घटना है और ये क्लाइमेटिक रूप से हो रही है। होता क्या है कि मान लीजिए जो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, लगभग 16 डिग्री के आसपास है, 16 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे, है ना, खासतौर पे हम लोग सूर्य तप वाले चैप्टर में भी देख लेंगे, समझिएगा इस चीज को।
हम लोग क्लाइमेट चेंज की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल शब्द में समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या, है ना। देखिए मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक, और यहां पर सन है। सन से जो सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य से ना 1% से भी कम जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, सूर्य का 1% से भी कम हिस्सा जो है वो अर्थ तक पहुंचता है, ठीक है। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हम यहाँ क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज में देखते टाइम पे हम देखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश है ना वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच रहा है, ठीक है, ये आया, और जितना प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर आया उसे उतना वापस हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 100 यूनिट अगर पृथ्वी के धरातल पर सूर्य का प्रकाश आया तो 100 यूनिट पूरा का पूरा उसे वापस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यही चीज है कि टेम्परेचर दिन के टाइम पे बढ़ेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश रात में वापस होने लगता है तो क्या होगा, रात्रि में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्या हुआ कि ये प्रक्रिया तो सामान्य है, ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है, ऐसा होना ही चाहिए, होगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, आइडियल कंडीशन है, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये सन है और यहां से पृथ्वी के धरातल पर जो भी सूर्य की किरणें, मतलब तापमान आ रहा है ना, आ रहा है, ये आया तो सही, लेकिन इन्वायरमेंट है ना, एटमॉस्फेयर है अर्थ का, और इसमें कुछ बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, है ना। तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, है ना, हरित गैसें पाई जाती हैं। ये हरित गैसों में CH4 मीथेन हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, एक और गैस होती है, अभी नहीं, वो हमारा मुद्दा भी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस एक सामान्य रहे, मतलब बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है, ये होती ही है, एक परत पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस की हमारे वायुमंडल में। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए मीथेन जो है, मान लीजिए 10 पाई जानी चाहिए, एक अच्छी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, बट मान लीजिए अगर ये 15 हो जाए तो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लीजिए 15 यूनिट पाया जाता है तो ये अच्छी कंडीशन है, इक्वल कंडीशन है। बट अगर यही चीज ये 20 हो जाए या 60 हो जाए तो क्या होगा, कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। यहां पर मेरा बताने का जो मतलब है, ठीक है, देखिए अगर इनमें से कोई एक भी गैस कम, जो बराबर है कंडीशन उसमें से अगर बढ़ जाए, है ना, तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जितना आया था उतना वापस नहीं जा पाएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस सूर्य के प्रकाश को, या जो तापमान है ना उसको, उष्मा को वापस जाने नहीं देता, कुछ को रोक लेता है। तो मतलब अगर 100 यूनिट आया था तो ये 90 यूनिट ही वापस जा पाया, अगर 90 यूनिट ही जा पाया तो जो 10 यूनिट यहाँ पर बचा है ना, वो क्या होगा, वो पृथ्वी के जो सरफेस है ना उसको गर्म करेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, गर्म होगा, और इसी से क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जलवायु परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा धरातल का, और जब धरातल का टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, सब कुछ टेम्परेचर का ही खेल है ना, सब कुछ टेम्परेचर का खेल है। ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगेगा, समुद्री तटीय क्षेत्र में जो भी सिटी हैं वो डूबने लगेंगे, है ना, कोरल रीफ है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनको भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है। इंसान है हम, हमें भी एक सामान्य टेम्परेचर चाहिए, अगर हमें उससे ज्यादा टेम्परेचर मिलने लगेगा ना तो हम रह नहीं पाएंगे, तो जीवों के अस्तित्व पर सवाल आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर का ही सारा खेल है, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है और, अच्छा हाँ एक चीज और, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का मतलब
ये गर्म होना मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब जो है ना वो वार्म हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा धरातल का तो मतलब महासागरों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल्स भी प्रभावित होंगे, और जब कोरल्स प्रभावित होंगे उनको टेम्परेचर उनका ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उनकी डेथ होने लगेगी, है ना। शैवाल प्रवाल से अलग होना शुरू होंगे और फिर क्या होगा, प्रवाल विरंजन हो जाएगा, प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन। ठीक है, ये एक सिंपल सा टॉपिक रहा। अब आइए देख लेते हैं आगे। महासागरीय अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, वही चीज देखिए, महासागरों में प्रवेश के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयुक्त होकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, इससे उसकी अम्लता बढ़ जाती है, समुद्र के पानी का जो पीएच मान है वो बढ़ जाएगा, है ना। महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल सजीवों को उनके कठोर कंकाल से निर्मित होने से रोकने लगता है, ऐसा महासागरों द्वारा मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा को अवशोषित करने से है। ठीक है, प्रवाल द्वीपों को अगर विनाश होने से रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं, तो जो हमारा पूर्व औद्योगिक काल है, हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे कि पूर्व औद्योगिक काल क्या है ना। तो ये पूर्व औद्योगिक काल को अगर मैं फिर से कहूं कि जब औद्योगिकरण होना शुरू हुआ था लगभग 1750, अगर हम एक लैंडमार्क ईयर देखें ना, है ना, एडी या कॉमन एरा भी बोलते हैं अब इसको, तो 1750 के टाइम पर देखेंगे तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादन होने लगा, जब फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादन होने लगा तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ तो एक सीमित मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अधिक मात्रा में होने लगा। इसी को बोला गया कि पूर्व औद्योगिक काल से, अगर पूर्व औद्योगिक काल में जो ग्लोब का टेम्परेचर था मान लीजिए वो 15 डिग्री था, तो अगर हम अभी क्या है कि 3-4 डिग्री, मतलब अगर हमने इस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन लगातार हो रहा है ना, अगर उसको हमने रोका नहीं तो हम देखेंगे कि जब 2100 शताब्दी आएगी, 2100 वर्ष होगा, है ना, तो वहां पर क्या है लगभग 19 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है, 19 डिग्री 18 डिग्री के आसपास 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, और इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस आ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इंसानों के रहने लायक धरती नहीं रहेगी फिर, इतना ही समझिए आप। तो 2 डिग्री तक सीमित करना है, मतलब 15 से 17 डिग्री हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो खतरनाक है। ठीक है, तो कोरल रीफ को बचाना है तो हमें पूर्व औद्योगिक काल से 2 डिग्री टेम्परेचर तक सीमित रखना पड़ेगा। 2 तो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम है, इसको हमें 1.5 कम, बहुत ज्यादा, मतलब उससे कम तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम अगर पूरा प्रयास करेंगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ही, मतलब 1.5 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ सकता है। उससे ज्यादा अगर बढ़ा, है ना, 19 डिग्री या 18 डिग्री पहुंचा तो इंसान, ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। प्रवाल द्वीपों के परिस्थिति तंत्र की वहन क्षमता के अनुकूल ही पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोरल रीफ्स हैं तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ग्रेट बैरियर रीफ को देखने लोग जो है वहां पर सैर सपाटा करने खूब जाते हैं, पर्यटन खूब होता है वहां पर, और एक सीमित मात्रा तक ही जाने देना चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर आप मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा जाएंगे तो वहां पर क्या, जो उसकी पारिस्थितिक तंत्र की जो वहन क्षमता है ना वो कम हो जाएगी। आजीविका के वैकल्पिक साधनों को विकसित किया जाना चाहिए प्रवालों पर, है ना। प्रवाल द्वीपों के विभिन्न हितधारकों जैसे और एनजीओ के संयुक्त प्रबंधन के माध्यम से उनको कंजर्व करना चाहिए, है ना। रासायनिक रूप से जो उन्नत उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, खरपतवार नाशकों के उपयोग को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर खेतों में जो उर्वरक हैं, हानिकारक उर्वरक हैं, वो बारिश के पानी के साथ धीरे से मिट्टी में घुलते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो एक नदी में जाकर मिलते हैं, है ना। बारिश होगी, जो खेतों में जो उर्वरक है वो जल के साथ घुल करके धीरे धीरे एक नदी में, अपने नदी बेसिन में जाएगा, और नदी बेसिन से वो नदी बह करके महासागरों में जाएगी, तो अंततः वो उर्वरक नदियों के माध्यम से कहाँ, महासागरों में पहुंचता है। तो हमें रासायनिक रूप से जो अच्छे उर्वरक हैं, जो मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत हानिकारक हैं, सिर्फ हमें उन्हीं का उपयोग करना चाहिए।
खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों को जल स्रोतों में प्रवाहित करके उन्हें पहले उन्हें उपचारित कर देना चाहिए। जो हानिकारक हैं, जो जल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे जो बहुत सारी फैक्ट्री हैं, फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट निकलता है, कूड़ा कचरा निकलता है, उसे हम नदियों में फेंक देते हैं या महासागरों में फेंक देते हैं, उससे बचना चाहिए, है ना। उसको उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित मतलब जो हानिकारक पदार्थ है उनको निकाल लेना चाहिए। जहां तक संभव हो जल प्रदूषण से बचना चाहिए। रसायनों और तेलों को जल में नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। अति मत्स्यन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे प्राणी प्लवक में कमी आती है और परिणामतः कोरल भुखमरी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा कोरल रीफ, है ना, कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग का टॉपिक, है ना। हम लोग आगे क्लास में इससे संबंधित जो मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं हम उनको भी देखेंगे, है ना। अगली क्लास में हम लोग सैलिनिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, महासागरों को का जो महासागरों की लवणता है ना, उसको पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग।